मुंबईसारख्या शहरात जतन केलेल्या काही मोजक्या वनस्पती उद्यानांपैकी सर्वात महत्त्वाचं, सर्वाधिक आकारमानाचं आणि ऐतिहासिक वारसा म्हणून मान्यता लाभलेलं एकमेव वनस्पती उद्यान म्हणजेच राणीची बाग, अर्थात वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान व प्राणी संग्रहालय। मुंबईत जेव्हा तुम्ही बॉटनी शिकता तेव्हा झाडं बघायला जायची ठिकाणं ठरलेली असतात, त्यापैकी राणीची बाग डेफिनेटली एक ठिकाण आहे। वृक्ष वनस्पतींच्या असंख्य प्रजातींचं संवर्धन आणि संशोधन करणं या उद्यानांमुळे शक्य होतं। जगातील 7 खंडांपैकी 6 खंडांमध्ये आढळणाऱ्या 5000हून अधिक प्रजातींचे वृक्ष आणि वनस्पती मुंबईतल्या राणीबागेने आपल्या पदरात सामावून घेतली आहेत। बॉटॅनिकल गार्डन असल्यामुळे इथे जगभरातनं झाडं आहेत, म्हणजे साऊथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, इंडो मलेशिया, म्यानमार, मादागास्कर, आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, म्हणजे जी झाडं बघायला तिथे जाऊन कधी माहीत नाही आपल्याला शक्य होईल का नाही, ती झाडं आपल्याला सहज एक फेरफटका मारून दिसत आहेत। याहून मोठं भाग्य काय असू शकतं। ब्रिटिश काळात बांधली गेलेली राणीच्या बागेतील एक वैशिष्ट्यपूर्ण वास्तू म्हणजेच हरितकाष्ठ संरक्षिका। वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान हा एकूण 53 एकरवर विभागलेला परिसर आहे। येथे अनेक दुर्मिळ अशा वनस्पती तसेच वृक्ष संरक्षिका म्हणजे आपण आज येथे आलेलो आहोत ती म्हणजे आपली वुडन कन्झर्वेटरी, जिथं सर्व शेड लव्हिंग प्लांट्स सावलीतली झाडं असतात। तसंच इथं अनेक दुर्मिळ अशा वनस्पती देखील आहेत। लंडनमधील क्यू येथील रॉयल बोटॅनिकल गार्डन्समधील डेसिमस बर्टनच्या पाम हाऊसच्या धर्तीवर ही संरक्षिका बांधण्यात आली आहे। आता आपण ज्या फर्नेरियममध्ये आहोत ते लोकांसाठी उघडं नाही आहे, आणि त्याचं कारण हे की ही एक खूप डेलिकेट इकोसिस्टम इथे तयार झालेली आहे। आणि इथे अशी झाडं आहेत जी फक्त एव्हरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्टमध्ये मिळतात, म्हणजे ॲमेझॉनसारखी, किंवा आपल्याकडे पचमढीमध्ये आणि साऊथ इंडियामध्ये जी खूप डेन्स अशी सुंदर जंगलं आहेत जिथे 12ही महिने पाणी पडत असतं, अशी झाडं इथे उगवतात। तर त्या फर्नसोबत इथे अशी पण झाडं आहेत जी फर्न्स नाही आहेत, म्हणजे जे नेचे ज्याला आपण मराठीत म्हणतो ती नाही आहेत, त्या व्यतिरिक्त अजूनही झाडं आहेत, जसं एक ब्रह्मकमळ आहे, ती एक थनबर्जिया क्लॉकवाईन ज्याला म्हणतात ती आहे। तर ही झाडं ही या फर्नसोबत त्याच जंगलात वाढतात। तर या फर्न्समुळे त्यांना पण तो अधिवास इथे उपलब्ध झाला आणि तिथे ही पण अशी छान सुखाने इथे राहत आहेत। बॉटनिकल गार्डनमध्ये की येणारे जेही पर्यटक आहेत त्यांना झाडांची माहिती कळावी म्हणून की आपल्या इथं इतकी दुर्मिळ झाडंही आहेत, त्यांचं संगोपन करायला हवं। या फर्नेरियमबाबत अजून एक कमेंडेबल गोष्ट अशी आहे की ह्याचं बांधकाम ब्रिटिशकालीन आहे आणि त्यावेळी प्लास्टिक तर नव्हतंच, म्हणजे आज जे असं स्ट्रक्चर उभं करण्यासाठी ग्लास किंवा प्लास्टिकचा खूप सर्रास वापर होतो
तो अजिबात न करता फक्त मेश थ्रू त्यांनी तोच इफेक्ट तयार केला इथे. म्हणजे ह्या जाळ्यांमुळे लाईट डिफ्यूज होतोय, त्याला हिरवा रंग दिला ज्यामुळे तो अजून सौम्य होतोय आणि कुठलंही अनसस्टेनेबल मेथड न वापरता हे उभं केलं आहे, हे कंट्रोल एन्व्हायरमेंट. इथे प्लांट इव्होल्युशन कसं होतं आणि सर्वात लहान मॉसपासून फ्लावरिंग प्लांट जे सर्वात ॲडव्हान्स प्लांट्स आहेत तिथपर्यंत सगळी माहिती तुम्हाला अशी म्हणजे अख्खं झाड इव्होल्युशनचं लाईफ बघायला मिळतं. त्यामुळे हे फर्नेरियम पण खूप सुंदर मेंटेन केलं आहे. 1998 साली या संरक्षिकेला इंडियन हेरिटेज सोसायटीतर्फे अर्बन हेरिटेज अवॉर्ड देऊन गौरविण्यात आलं. हम यहाँ फर्न हाउस में हैं, जिजामाता उद्यान का फर्न हाउस. ये फर्न क्या है? फर्न एक तरह का पौधा है जो सब जगह पाया नहीं जाता. उसके लिए गीला मौसम और मॉइस्चर जहाँ पे ज़्यादा है उस जगह पे अच्छे से उगते हैं, अच्छे से ग्रो होते हैं. और ये छोटा सा पौधा है और जंगल में ही पाया जाता है. बहुत तरह तरह की फर्न्स हैं और यहाँ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट जैसे बोलते हैं, जैसे क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं इन द वर्ल्ड, तो वहाँ पे अलग अलग तरह के फर्न्स होते हैं. ना ये फर्न्स एक ऐसा पौधा है जो एंजियोस्पर्म्स जैसे बोलते हैं, जैसे बड़े ट्रीज़ और जो फल देते हैं, फूल देते हैं उसके, और ब्रायोफाइट्स बोलते हैं. ब्रायोफाइट्स बोला तो और भी एक तरह का पौधा जो जिसमें सीड्स नहीं होते, मतलब बी नहीं होते, उनके बीच में है ये. तो ये इसको फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट बोलते हैं. ये फर्न्स में छोटे प्लांट जैसे इसके स्टेम जो होता है, स्टेम उसके मट्टी के अंदर होता है, अंडरग्राउंड, और सिर्फ जो ऊपर दिखते हैं वो ये फ्रॉन्ट्स बोलते हैं, फ्रॉन्ट्स. ओके, द लीव्स. और इसमें सीड्स नहीं होते, मतलब बी नहीं होते, लेकिन पत्ते के पीछे वो स्पोर्स जो होते हैं उससे वो प्रोपगेट होते हैं. वो प्रोपगेट होके फिर देन इसमें फूल, ऑब्वियसली फूल नहीं होते, लेकिन ये इसके पत्तों के सुंदरता के लिए इसमें अलग अलग जगह पे ग्रो करते हैं या उगाते हैं. मैं यहाँ देख रही हूँ कि बहुत सारे अलग स्पीशीज़ हैं और ये इसके स्पोर्स के अरेंजमेंट के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई, मतलब उसको पहचाना जाता है. इथं खूप प्रकारचे फर्न्स आहे. जसं आपण इकडं साईडला बघू शकता तो ॲलोकेशिया मॅकोराइज आहे, खूप मोठ्या पानांचा आहे. मुख्यत्वे आपण पाहिलं तर टेरिडोफाइट्स म्हणजे टेरिडो म्हणजे फेदर लाईक प्लांट्स, ज्यांचे जे लिव्स असतात ते फेदर लाईक असतात. टेरिडोफाइट जे असतात त्यांना आपण व्हॅस्क्युलर क्रिप्टोगेम्स असेही म्हणतो. व्हॅस्क्युलर क्रिप्टोगेम्स म्हणजे ज्याच्यामध्ये फूड कंडक्टिंग झायलेम जे वॉटर कंडक्टिंग आणि फ्लोएम हे फूड कंडक्टिंग टिश्यू असतात. त्याच्यामध्ये जे रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स असतात ते स्पोर्स असतात, स्पोरेंजिया, जे त्यांच्या लीफच्या बॅक साईडला असतात. वैरायटी, इतनी डाइवर्सिटी है फर्न्स में और बहुत सुंदर लगता है एकदम. फर्न्स अगर घर पे भी लटकाते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स करके रखे जाते हैं, लेकिन सब तरह के स्पीशीज़ घर पे नहीं रख सकते अनलेस वो शेडेड प्लेस हो,
डैम्प प्लेस हो, उसको ज़्यादा पानी लगता है, माटी यू कैन मतलब वो मॉस रख के, जैसे ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर कंपोजिशन, सॉइल के कंपोजिशन, उसको ठंडा रखने के लिए मॉस भी रखा जाता है ताकि वो गीलापन रहे। तो एक बार वो एस्टैब्लिश हो जाएगा तो फिर देन रख सकते हैं घर पे। बट देन ज़्यादा धूप है तो ज़्यादा धूप जहाँ पे आता है वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं रहेगा ये। फर्न्स आर वेल एस्टैब्लिश्ड प्लांट्स। जैसे फॉरेस्ट में, तो फॉरेस्ट में जहाँ डैम्प एरिया, तो ऑब्वियसली जहाँ पे दिखेंगे तो वो सॉइल फर्टाइल होगा, पानी होगा, ये इंडिकेटर जैसा होता है, इंडिकेटर है। तो यहाँ पे इसलिए ये ढका हुआ है ताकि ये ज़्यादा सनलाइट यहाँ पे नहीं आता हो, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं बढ़ता हो। अदरवाइज़ ग्रीन हाउस में होगा तो उसको बाकी अरेंजमेंट्स करने होते हैं, शायद स्प्रिंकलर्स भी हैं यहाँ, तो वो गीलापन भी मेंटेन करते हैं ताकि ये सारे जो बच्चे फर्न्स हैं तो वो सुखी रहें, खुश रहें। तो इसलिए ये सब जो यहाँ देख रही हूँ, जो मैं अलग अलग जगह पे जाके देख चुकी हूँ, जैसे ट्री फर्न्स वहाँ देखा तो वो उसको कोडाई में देखा है, ऊटी में देखा है। ये सेलाजिनेला ज़्यादातर खुले जगह में तो आता ही नहीं है, ये भी जंगल में ही देखते हैं। तो जंगल में एकदम ऐसे इट फॉर्म्स अ काइंड ऑफ मैट जैसा होता है, उस सेलाजिनेला देखा है। मोस्ट ऑफ द फर्न्स, ये पचमढ़ी और कोडाई में देखा हुआ जो फर्न्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये मेंटेन करने के लिए हमको ये एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता है, इसके लिए ये फर्न हाउस है। थोड़ा ये फर्न हाउस के बारे में जान लेते हैं। फर्न के लिए बहुत ज़रूरी क्या है? पानी, मॉइस्चर, हवा में और मट्टी में पानी बहुत ज़रूरी है। वो मेंटेन रखने के लिए आर्टिफिशियली ये ज़रूरी है कि हम थोड़े हायर प्लांट्स या बड़े प्लांट्स भी जगह जगह पे लगाया जाता है ताकि वो मॉइस्चर मेंटेन रहे। तो यहाँ ये अरेंजमेंट में आप जैसे देखेंगे, कुछ जगह ऐसे टेरेस जैसे बनाया हुआ है, उसमें बेड्स जैसे बनाए हुए हैं। वो बेड्स में मट्टी में पानी जमा रहने के लिए कुछ प्लांट्स उगाए जाते हैं। जैसे पीछे वहाँ पे सिंगोनियम का है, ये एक्चुअली वो चढ़ता भी है और मट्टी में छोड़ा तो फैलता भी है। तो फैलने से वो पानी इवेपोरेट होता नहीं है और पानी मेंटेन रहता है। और इस तरह से जहाँ पे वो फर्न्स रहते हैं तो फर्न्स को वो पानी मिल जाता है। मतलब ये आर्टिफिशियल अरेंजमेंट है, सेटअप। उसके अलावा ऊपर ये फर्न हाउस में स्प्रिंकलर्स भी लगाए हुए हैं, जो पानी जैसे बारिश होता हो और गीलापन मेंटेन हो, तो एटमॉस्फेयर में गीलापन ऐसे मेंटेन किया जाता है। और टेम्परेचर कंट्रोल रखने के लिए ये जो हुड है, हुड और द शेड, वो ग्रीन कलर के और क्लोज ट्रेलस जैसे हैं जो लाइट को कट करता है। वो लाइट कट होता है तो टेम्परेचर भी रेगुलेट हो जाता है। तो ज़्यादा टेम्परेचर हानिकारक हो सकता है फर्न्स के लिए, तो उसको रेगुलेट किया जाता है अलॉन्ग विद द स्प्रिंकलर्स और मॉइस्चर जैसे हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे पानी तो ज़रा ज़्यादा ध्यान देना होता है ताकि वो कंटिन्यूसली गीला रहे। और गीला मतलब वो पानी ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए और पानी जमना नहीं चाहिए, ऊपर मट्टी में पानी रहना चाहिए। तो वो वाला कंडीशन रहेगा तो फर्न्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पे जैसे क्लाइंबर्स भी चढ़ाए हुए हैं, सो दैट ये ग्रीन और प्लांट्स के वेरी प्रेजेंस रहने की वजह से वो मॉइस्चर मेंटेन रहता है। और फर्न हाउस में ये मॉइस्चर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो ज़रूरी है। जिजामाता उद्यान में फर्न्स के अलावा बहुत सारे प्लांट्स
जैसे ट्रीज़ और श्रब्स उगाए हुए हैं। इट्स ग्रोन ऑन अ 50+ एकड़। 50+ एकड़ है पूरा साइज ऑफ द जिजामाता उद्यान इज 50+ एकर्स। उतने एकड़ में मेंटेन रखना इतने सारे पेड़, श्रब्स, क्लाइंबर्स प्लस एनिमल्स। अगर एनिमल्स को रखना है, जानवरों को रखना है, तो जानवरों को अपना घर जैसा महसूस होना चाहिए। वो महसूस कराने के लिए प्लांट्स से ज़्यादा और कोई चीज़ हो नहीं सकता। मोर देन 100 years के ट्रीज़ भी हैं यहाँ, नए लगाए हुए ट्रीज़ भी हैं, ऑर्नामेंटल मतलब कई प्रदेशों से लाए गए पौधे भी यहाँ देख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखा है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन में एडजस्ट होते हैं उसी तरह के प्लांट्स यहाँ पे हैं। ट्रॉपिकल रीजन में वार्म प्रदेश या वार्म कंट्रीज से जो प्लांट्स यहाँ एडजस्ट हो सकते हैं उसी तरह के प्लांट्स यहाँ पे ज़्यादातर इंडो मलयन, बर्मा, अफ्रीका, इस जगह से काफ़ी प्लांट्स देखा जाएगा यहाँ। एंड ऑब्वियसली हमारे तो खुद के इंडिजिनस प्लांट्स भी हैं इंडिया के, वो भी हैं, एंड ब्यूटिफुल ट्रीज। आपल्याकडे उर्वशी आहे, चेंडूफळ आहे, सीता अशोकचं झाड आहे, कृष्णवड आहे। ये जैसे गार्डन एक लिविंग स्कूल है, इट्स अ लिविंग स्कूल। जैसे कोई भी यहाँ आके पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, वो पेड़ पौधे खुद पढ़ाते हैं। मतलब उसको सिर्फ देखो, अप्रिशिएट करो और पहचानो, महसूस करो, तो ये इससे ही हम ज़्यादातर सीख सकते हैं। बॉटनिकल गार्डन का खासियत क्या है? जैसे मैंने बताया कि बॉटनिकल गार्डन इज़ अ स्कूल, और यहाँ पे कलेक्शन ऑफ प्लांट्स, जगह जगह से प्लांट्स लाए गए हैं। और ये गार्डन में कई जगहों पे देखोगे कि थोड़ा एलिवेशन है, मतलब एक सिंपल सा फ्लैट ग्राउंड नहीं है जिसपे पेड़ लगाए हुए हैं। ये अलग अलग लैंडस्केपिंग किया हुआ है। कई जगह एक जापानीज़ गार्डन लगाए हुए हैं ताकि वो जापानीज़ के जापान में जैसे प्लांट्स होते होंगे वैसे यहाँ पे सेटअप करने की कोशिश की गई है, एंड सक्सेसफुली किया हुआ है। जैसे जापानीज़ गार्डन में पानी का इम्पोर्टेंस है, जैसे स्ट्रीम्स होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, एंड देन प्लांट्स उसके आसपास जो लगे हैं, एंड देन बुद्धा स्टैचू, ये सब आइडेंटिफिकेशन है जापानीज़ गार्डन के। तो उस तरह का सेटअप भी है। गोरखचिंच या एडनसोनिया डिजिटाटा उसका साइंटिफिक नेम, एक अजीब तरह का पेड़ है जो हम जिस पेड़ के बारे में इमेजिन करते हैं उससे थोड़ा अलग है। इसका स्टेम उसका एकदम चौड़ा होता है और ऊपर नैरो होके देन उसके ब्रांचेस फैलते हैं। काफ़ी बड़ा ट्री है, आई थिंक अराउंड 30-40 फीट टॉल होते हैं, उससे भी बड़े होते होंगे जो। लेकिन यहाँ पे एज सुन एज यू एंटर, मतलब जैसे ही आप अंदर आते हो गार्डन के अंदर, दो एंट्रेंस पे ही वो पेड़ है बड़ा वाला।
ये 2000 साल तक जिंदा रह सकता है। लाइफ के बारे में अगर जानना है या खुद को सुधारना है, प्लांट्स को पढ़ाई करो, प्लांट्स को देख के समझो। आप जैसे प्लांट्स के बारे में बात करोगे या उनसे बात करोगे, वो उल्टा तुमको बात करेगा। यू विल अंडरस्टैंड इट। ये मैं शब्दों से जाहिर नहीं कर सकती, लेकिन फील कर सकती हूँ। आई मीन वैसे ही आप भी फील कर सकते हैं। अभी ये बोटानिकल गार्डन है। बोटानिकल गार्डन और आम गार्डन में फ़र्क क्या है? आम गार्डन जो हम सिर्फ लगाते हैं, उगाते हैं, खुश होते हैं और चले जाते हैं, मतलब उसको भी हम पढ़ सकते हैं लेकिन ज़्यादातर टाइम स्पेंड नहीं करते। लेकिन ये बोटानिकल गार्डन का खासियत एक और है, जहाँ पे उसको हम एक जायंट लेबोरेटरी जैसा ट्रीट कर सकते हैं, जैसे लिविंग प्लांट्स का लेबोरेटरी। यहाँ पे आओगे तो सारी चीज़ें जो एक पौधा या ट्री के बारे में नोट करना हो, उसका ग्रोथ पैटर्न या फ्लावरिंग पैटर्न, फ्लावर्स का खासियत, पॉलिनेटर्स और जनरली उसका एसोसिएटिव बिहेवियर, जैसे बाकी प्लांट्स के साथ उसका एसोसिएशन में कैसे होता है और उसका कंट्रीब्यूशन टू इकोलॉजी ऑफ द एरिया, वो क्या है। ये काफ़ी कुछ एरिया में रिसर्च किया जा सकता है। ज़्यादातर सिस्टमैटिक बॉटनी के लिए, जो एंजियोस्पर्म सिस्टमैटिक बॉटनी या फिर टेरिडोफाइट्स का डाइवर्सिटी, ब्रायोफाइट का डाइवर्सिटी, ऐसे कई तरह का रिसर्च टॉपिक्स में काम किया जा सकता है। उसके लिए ये एक्सेसिबल है एंड यहाँ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पहुँचने के लिए, वो पौधे तक पहुँचने के लिए ज़्यादातर मेहनत नहीं होता, बट ओनली परमिशन लेना होता है जो इजीली मिल जाता है। एंड तो जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं ये जान लें या समझ लें कि यहाँ आ सकते हैं और परमिशन के साथ वो अपनी जो भी पढ़ाई है, रिसर्च है, वो टॉपिक कर सकते हैं। माझा अनुभव सांगायचा तर इथं काम करायला खूप मजा आणि उत्साह येतो, कारण हे निसर्गाच्या सानिध्यात दररोज आपण काम करायला येतो तर खूप आवड होते। लोकांना नक्कीच सांगेल की त्यांनी जास्तीत जास्त झाडं वगैरे लावावीत। एक तरह का यहाँ पे सबके बारे में जानने के लिए, पेड़ पौधों की जानने के लिए, उसको पौधों के तरफ आकर्षित करने के लिए काफ़ी कुछ किया जा सकता है। जैसे उसके बारे में, पेड़ पौधों के बारे में कुछ खास चीज़ वेरी इम्पॉर्टेंट विच विल अट्रैक्ट, जैसे उसका मेडिसिनल इम्पोर्टेंस हुआ या फिर कॉस्मेटिक इम्पोर्टेंस हुआ या फिर कनेक्टेड टू फूड, खाते हैं उसमें खाते हैं या फिर उसका रिएक्शन, या फिर कोई पौधों से हमने बच के रहना है जैसे खुजली का प्लांट। ये सब इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं उसके बारे में बताएंगे तो उसके तरफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है। सिर्फ एक पौधा है और सब ऑल प्लांट्स लुक ग्रीन टू मी करके जो स्टेटमेंट कई लोग देते हैं, वैसे ना हो के उसकी हर एक प्लांट का उनका इम्पोर्टेंस अगर समझा देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। या हरितकाष्ठ संरक्षिकेमुळे मुंबईसारख्या शहरात अनेक दुर्मिळ औषधी आणि पर्यावरणपूरक वनस्पतींच्या संवर्धनासोबतच मुंबईचा ऐतिहासिक वारसाही सुरक्षित राखला जाईल यात शंका नाही।